खन्ना जी मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर खन्ना जी। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर बात करने वाले हैं, जो एक बहुत ही दिलचस्प विषय है और जो चीज़ शेयर करने वाले हैं वो आश्चर्यजनक चीज़ें हैं आप सब लोगों के लिए। तो एक पीपीटी के माध्यम से डॉक्टर खन्ना जी आप सबको समझाने की कोशिश करेंगे ओवरऑल पोल्ट्री फार्मिंग की समस्याएं। तो आप उसको एक ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं जो मेरे साइड में चल रही है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो खन्ना जी को 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला था। ये आप देख सकते हैं। और डॉक्टर खन्ना जी कोई परिचय के मोहताज नहीं इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में, पूरे देश भर का दौरा करते रहते हैं और अलग अलग तरीके के हर तरीके की पोल्ट्री फार्मिंग की जानकारी डॉक्टर खन्ना जी को है। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में एक बार विस्तार से सभी दर्शकों को बताएं जो ये पीपीटी दिखा रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इनके ना नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही है। तो मैं कुछ उससे भी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे फार्म्स पे क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, और उसके ऊपर मैंने कुछ फिगर्स कलेक्शन करी है। ये अब आपके क्वेश्चन आंसर तो मैं नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन ये है कि उसके लिए एक अलग से सेशन रखेंगे। लेकिन इनके टेक्निकल पार्ट की वजह से जो कुछ मैं देख रहा हूँ मार्केट में पोल्ट्री की क्या दिक्कतें हैं, तो उसको मैं कुछ आपको जो है ना बताना चाहूँगा। जैसे एक फार्म पे एक ठीक ठाक मोर्टेलिटी जो है 10,000 बर्ड के नीचे एक होनी चाहिए। अंडे का वेट एवरेज कभी भी 58 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। फीड पर केजी जो है बर्ड 118 ग्राम से ज़्यादा ना खाए। अंडे के ऊपर मैं बता रहा हूँ, वैसे नहीं बता रहा हूँ कि 125 ग्राम खाता है या कुछ है। और एक डिप्रेशन यानी कि कितने बर्ड मर जाने चाहिए। ये प्रैक्टिकल हमारे किए हुए तजुर्बे हैं कि एक फार्मर अगर इनको अडॉप्ट करता है और इन चीज़ों के ऊपर चलता है तो प्रॉफिटेबल जाता है। उसकी एक दिन के चिक से लेके बेचने तक 72 रुपये तक 12% से ऊपर मोर्टेलिटी ना हो। अंडा हैन हाउस, जब हैन हाउस क्या होता है, उसने कितने अंडे 72 रुपये तक दिए, वो 310 से 330 है। हर समय बर्ड का वेट अगर गोवन है तो उसका 1450 से 1600 ग्राम जाए, और अगर आपका कॉब है तो 1450 से 1500 ग्राम जाए। किसी भी समय आपके फार्म पे ब्रेकेज जो है 60 वीक के बर्ड्स की 1.5 से 2% के बीच में हो, और डेली ब्रेकेज जो है 60 हफ्ते से पहले 0.5% हो, लेकिन जब 60 हफ्ता से क्रॉस कर जाए तो आपका जो है 2% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। शेड में ब्रेकेज 0.2% से ऊपर ना हो। ये हमारे कुछ लक्ष्य हैं पोल्ट्री फार्म। आपने क्या माल कैसे खरीदना है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे तिल केक है, मार्बल पाउडर है, MBM है, राइस ब्रान है, DRB है, राइस ग्लूटेन है, DDGS है, ब्रोकन राइस है, मक्का है, DCT है। हम लोग क्या करते हैं, जब फीड बनाते हैं खाली एनर्जी प्रोटीन का ही बैलेंस करते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि डाइजेस्टेबल अमीनो एसिड कितने हैं, डाइटरी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कितने हैं, फैटी एसिड की रेशियो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यानी कि आपका अनसैचुरेटेड होता है जैसे तेल है, सरसों का तेल है, आपका कॉटन सीड फैटी एसिड में आ जाता है उसका सैचुरेटेड में, और सोया है, सनफ्लावर है, ये अनसैचुरेटेड है। तो इसकी एक रेशियो है, यानी कि आपकी फीड के अंदर आपका 70% अनसैचुरेटेड फैटी होनी चाहिए। मक्का में भी जो तेल आ रहा है वो अनसैचुरेटेड है, बाजरा में आ रहा है अनसैचुरेटेड है, सनफ्लावर से आ रहा है अनसैचुरेटेड है, अगर आपने चर्बी डाल दी तो सैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की 70-30 की रेशियो जरूरी है। बाकी आपको इंक्लूजन ऑफ फैट फॉर एग साइज, अगर आपका अंडे का साइज छोटा है उसके लिए चर्बी दी जानी चाहिए या सोया का तेल जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ गर्मी हो सर्दी हो 3 से 4 किलो पर टन तेल चलना चाहिए, जो हम लोग नहीं डालते। और उसके अलावा प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स जैसे दही का पाउडर को भी या दही को ही प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। अगर इनको पहले 3-4 दिन दिया जाए तो बर्ड्स का जो है कॉलोनी बना लेते हैं ये आंतड़ियों में, ताकि दूसरे बैक्टीरिया नहीं आ पाते। और दूसरी बात यह है कि आजकल जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, वायरस वगैरह बढ़ रहे हैं,
तो मैं ये चाहता हूँ कि 35 से 40 दिन में आपका एंटी माइकोप्लाज्मा और एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ होनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी वायरस निकलेगा उसके बाद मोर्टेलिटी चलती रहेगी। वो किस कारण है कि एंटी माइकोप्लाज्मा की रेशो फीड में बढ़ जाती है। तो हमें एंटी माइकोप्लाज्मा कौन सी दवाइयाँ, पैलोसिन है, ट्रिवेलोसिन है, एजिथ्राल है, आपकी क्यामोटिन हो गई, फिर माइकोसिन हो गई। तो ये आपने डॉक्टर से सलाह करके इसका कम्बिनेशन ओडीसी या सीटीसी के साथ रहता है, तो ये आप हर महीने कोर्स करें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा हमें सारा साल अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड डालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो जनरली आपका पोटेशियम क्लोराइड सोया में मिक्सिंग रहता है, और आजकल सोया बहुत कम पड़ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें पोटेशियम क्लोराइड चाहिए। विंटर हो या समर, ये तो डालने पड़ेंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो जिसको सोडा बोलते हैं, वो गर्मियों में आवश्यक है, यहाँ सारा साल आवश्यक है। अब बीमारियों पे आ जाते हैं। यह है गंभोरो बीमारी, ये तकरीबन 32 और 36 दिन के बीच में आती है। इसकी एक ही पहचान होती है, आम आदमी भी समझ पाता है, ये जो चीक्स है छाती के बाहर बैठता है और पीले चार तरह की मिट्टी, यानी कि सफेद और पीले रंग की मिट्टी करता है जो पीछे चिपकी रहती है। और अगर इसको आप अपने पैर से इसको हिलाने की कोशिश भी करो तो ये खड़ा होकर फिर बैठ जाता है। तो ये गंभोरों की पहचान है कि भी एक ये निकालिए और एक फील निकालता है, इससे आप गंभोरों पहचान सकते हैं। ये आजकल चलने वाली बहुत बीमारी है, जिसको वेरिएंट भी बोलते हैं, LPI भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि चोंच जरूरी नीली ना हो, लेकिन एक बादाम की तरह या आधी खुली चोंच होती है, और इसमें वैक्सीन आजकल अवेलेबल है। वेरिएंट की वैक्सीन आजकल की सीजन है, नवंबर से इसके केस आने शुरू हो जाएंगे, और 14 से 15% तक ये प्रोडक्शन तोड़ देता है। इवन कई बार 25% भी टूट जाती है अगर मौसम खराब हो। और इसका इलाज कुछ नहीं है, इलाज में तो वही आप अदरक, ये आपका लहसुन है, हल्दी है, हल्दी आप 8 किलो में दीजिए, हल्दी 10 किलो दीजिए, अदरक 8 किलो पर टन दीजिए, और कोई स्प्रे कीजिए। स्प्रे का ढंग थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। कोई 1 लीटर कोई भी स्प्रे करना हो 250 स्क्वायर फुट के लिए काफ़ी होता है। ज़्यादा एक बार आउटब्रेक आ गई, उसमें ज़्यादा विटामिन ई, सी या कुछ और डिसइंफेक्टेंट महंगे वाले देने से कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपके अगर LPI बोलते हैं, VVND भी बोलते हैं, वेरिएंट भी बोलते हैं, तो एक बार आ गई तो वेट एंड वॉच होता है, ये 9-10 दिन में अपने आप चली जाती है। तो इसको एकदम आप फीड कोई ज़्यादा कॉस्ट डेंस ना दे, फेस वन वाली फीड अगर दे रहे हैं तो इमीडिएटली फेस 2 कर दीजिए। कोई मुर्गी अंडा तो दे नहीं रही है, चर्बी पकड़ जाएगी अगर इसको ज़्यादा तेल फीड दे दिया। ये रानीखेत की बीमारी है। देखिए बर्ड कैसे पैरालिसिस हो रहा है, गर्दन बेंडिंग ऑफ नेक कहते हैं, कैसे बर्ड कोई ऊपर की तरफ सितारों की तरफ देख रहा है, कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, साइड में गर्दन टेढ़ी करके गिर रहा है, और उसके अंदर जो प्रोवेंट्रिकुलस है उसके ऊपर इतने काले काले धब्बे आ रहे हैं। तो ये रानीखेत है। इसमें मोटालिटी आजकल तो नहीं हो रही, लोग टीके लगा रहे हैं, लेकिन इस तरीके के सिम्टम 5-10% में मिल जाते हैं और 25-30% अंडे का ड्रॉप हो जाता है। ये फिर वही आ गया आपका VVND। इसमें देखिए बर्ड की आंखें फिर छोटी उसी तरह हो रही हैं, और कलगी कैसे जो है वो छोटी होती चली जा रही है। ये फिर वेरिएंट VVND, ये ब्रॉयलर का केस है। इस तरीके के आंखें सूज जाते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो ये बर्ड में, ब्रॉयलर में तो काफ़ी मोटालिटी भी कर देता है। अगर इसके साथ CRD जुड़ जाए तो ये 15 से 25 तक मोटालिटी भी कर देता है। ये खास सिम्टम आपको मिलेंगे मुर्गी के अंदर जब मोटालिटी शुरू हो जाती है VVND में या वेरिएंट में, तो जो अंडे हैं वो दूर बनने शुरू हो जाते हैं। ये आपको फिर मैं दिखा रहा हूँ, फैटी लीवर भी आना शुरू हो जाएगा अगर आपके VVND है या वेरिएंट है। ये खास कर अगर उसकी सांस की नाली को खोला जाए तो इतनी ज़्यादा लाल हो जाती है और सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, कई बार झाग भी मिलती है इसमें सांस की नली में। ट्रैकिया है ये ब्रॉयलर में भी ऐसे ही काला हो जाता है।
और इसको ट्रैकाइटिस बोलते हैं। तो इस तरीके के आपको सिम्टम मिलेंगे। ये आपका गंगोरो है, देखिए इसके ऊपर भी वो खून के धब्बे आ रहे हैं, लेकिन कहाँ आ रहे हैं, जहाँ जोड़ है, जहाँ जोड़ है। ये चारों तरफ टिप्स पे अगर आए तो हम रानीखेत बोलते हैं, लेकिन अगर जोड़ पे आए तो ये गंगोरो में आता है। ये देखिए इसमें बरसा पीछे जो गोली सी नजर आ रही है, ये कटी हुई गोली है, इधर कटी हुई गोली है, इधर ये मोटी गोली है। तो ये खून के धब्बे दिखा रही है। पहले तो सोजिश होती है, फिर उसके अंदर अगर आप काट के देखेंगे तो तरबूज की तरह लाल हो जाता है। ये टॉक्सिसिटी की फोटो है। लीवर को देखिए कैसे पीला पड़ गया, और जब मैंने उसका रिजल्ट खोल के देखा तो बिल्कुल सफेद सफेद, तो सारी माइकोसिस या फंगस है, टॉक्सिसिटी है, फंगस की टॉक्सिसिटी है। ये टॉक्सिसिटी देखिए, लीवर चिक्स जो है अपने जो पंख है वो गिरा के खड़ा केज में, इसका मतलब कभी ना कभी गिरा है केज में से। ऊपर लीवर देखिए, लीवर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, सफेदी में आ गई। इधर चिक्स देखिए, चिक्स के पंख जो है वो नीचे गिरे हुए, ठीक है ना, बिल्कुल इनएक्टिव है। ये सारे के सारे या तो केस के नीचे गिरे हैं, और वो जो है फंगस के केस। ये CAV है, गर्दन के बाल उठ के छाती पे लाल निशान का मतलब है चिकन एनीमिया के साथ वीन रॉट आ गया। ये हड्डियां देखिए, बोन मैरो खत्म हो गया, खून खत्म हो गया। ये लेयर में भी आ गया 115-20 दिन में। तो इस तरीके का खून खत्म होने से पीली कल्दी आ रही है। तो ये सारे के सारे हड्डियां टूटी हुई हैं। ये किडनी जो है, ये गुर्दे हैं, ये सारे पीले पड़ गए। तो ये चिकन एनीमिया का केस है। अब ये कई बार जब चिक्स मरते हैं पहले हफ्ते में, आप देखोगे कि ये जो जहाँ पीठ पड़ी है ये ऐसे सूजा हुआ है, बाहर की तरफ आ रहा है। इसको हम बोलते हैं कि जितनी वो बर्ड जो फीड खा रहा है उससे डबल पानी नहीं पी रहा, ताकि ये तो स्पॉन्ज हो जाता। अब ये सारा का सारा टाइट इसलिए है क्योंकि इसमें पानी और फीड की खपत की रेशो ठीक नहीं है। जैसे एक बर्ड को पहले दिन 7 ग्राम, तीसरे चौथे दिन 10 ग्राम खाना चाहिए। ये क्या कर रहा है कि फीड तो 7-8 ग्राम खा रहा है, लेकिन पानी या ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है, या उसके अंदर कुछ मिलके आ रहा है, जैसे सल्फर ज़्यादा है पानी में, आयरन ज़्यादा है पानी में, ठीक है, या पानी के निप्पल ज़्यादा ऊंचे हैं, पानी प्रॉपर पी नहीं रहा। तो इसका मतलब फीड और पानी की रेशो बिगड़ जाने से ये सारा उसकी जो ये क्रॉप होते हैं इसको बहुत ज़्यादा सूज गया है। और इसको अगर हम दबाएं तो ये काफ़ी टाइट महसूस होगा। तो इनकी रेशो ठीक नहीं है पानी की फीड के साथ। ये मेरट्स की निशानी है। आप इसकी ये स्प्रेन बोलते हैं, इसको देखो सब जगह वो ट्यूमर बनेगा, ठीक है, ये मेरट्स की बीमारी है। ये फिर हमारा वही आ गया, कहते हैं जी बढ़ के मुंह सूज गए, आवाज कर रहा है। ये ऐसे केस में आपको CRD और वायरस, जिसको इन्फ्लुएंजा का वायरस बोलते हैं या वेरिएंट का वायरस बोलते हैं या VVNT बोलते हैं, ये कॉमन होता है। ये पीले रंग के होने चाहिए थे, ये इसके क्या बोलते हैं टांगे, लेकिन जब ब्लीचिंग होगी, ब्लीचिंग होने के मतलब पीलापन उड़ गया। और इसमें क्या लाली में आ रहा है, ब्लीचिंग क्यों उड़ गई है? क्योंकि जो भी मक्का खा रहा है वो फंगस होने की वजह से उसके ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा टांगों में। तो ये सारे के सारे टांगे या सफेद पड़ जाएंगे, या डिहाइड्रेशन भी है, पिंक कलर की भी है, तो ये टॉक्सिन्स की वजह से। ये कोराइजा है। कोराइजा में क्या होता है, अगर जैसे मैंने वायरस का बताया, उसमें टांग तो ऐसे ही करता है, लेकिन उसमें मुंह की सूजन नहीं होती। इसमें मुंह की सूजन भी है, तो ये कोराइजा का है। इसके सिम्टम उससे मिलते जुलते हैं वायरस से, लेकिन इसकी मुंह की सूजन साथ में। ये फॉल कोलरा एक बीमारी है जो हिंदुस्तान में कुछ एरियाज में चलती है। उसमें टांगे पिंक पड़ जाती हैं, गुलाबी रंग की टांगे अगर देखते हो तो उससे आपका जो है ये मान सकते हैं कोलरा। ये कोलरा की निशानी है। लीवर बहुत बड़ा हो जाता है, कलेजी बहुत बड़ी हो जाती है, छोटे छोटे इसके ऊपर स्पॉट आ जाते हैं। जो लीवर है वो तरबूज की तरह दिखता है, डार्क रेड, और छोटे छोटे उसके ऊपर निशान आते हैं। ये फिर चिकन एनीमिया। ये टांग की हड्डी थोड़ी तो लाल रंग की बजाय पीली पड़ गई, तो इसको अनीमिया बोलते हैं, जो आम कॉम में चलता है और 25 से 30% मोर्टेलिटी। यह 30-35 दिन पे आता है और 80-90 दिन तक चलता है। ये मैं अंडे दिखाना चाहता हूँ। अगर हम अधिक VDGS डालें तो
तो अंडे की जो इधर थिक एल्बुमिन है ना, तो उसका सफेदी, वो सारी पानी बन जाती है। ये जनरली क्या होता है, गर्मी के दिनों में होता है, जब आपका शेड का टेम्परेचर जहाँ अंडे स्टोर किए हैं 32 डिग्री है और किसान ने DDGS 8-10 से ऊपर डाल रखा है, तो वो इसकी शेल्फ लाइफ यानी कि अंडे की लाइफ को कम कर देता है। ये नेक्रोटिक एंट्राइटिस है। ये देखिए आंतड़ियां सूज गई हैं और ऊपर तौलिया टाइप बन गया। ये केस तब आता है जब आपके कोई ऊपर शेड में से, छत में से बारिश पड़ गई, वेट कम बोन मिल यूज कर रहे हैं, उसके अंदर सीवियर टॉक्सिसिटी, जनरल ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है जिससे नेक्रोटिक एंट्राइटिस आती है। या कोई गीला माल पीछे से, कोई आप DDGS ले रहे हैं, मछली ले रहे हैं, MPM ले रहे हैं, उसका छत से पानी टपक गया और वो हमने इसको खिलाया, तो इससे ये दिक्कत आएगी। ये है गाउट। अब गाउट है, इसके 15-20 कारण है। अगर तो आ जाए पहले हफ्ते ही, तो इसका मतलब IB का वायरस है। और अगर आता ये आपका 30-40 दिन पे, और अगर इसको थोड़ा सा गाउट की दवाइयाँ दी जाए तो ठीक हो जाता, तो इसका मतलब वायरस नहीं है, वो न्यूट्रिशन की वजह से आया। तीसरा मैनेजमेंट से भी आएगा, ज़्यादा भीड़ कर दी आपने, चिक्स ज़्यादा डाल दिए कम जगह में, तब भी आएगा। हाई प्रोटीन दोगे बर्ड को, तब भी आएगा। अगर पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा चिक्स को, तब भी आएगा। अगर चिक्स को आपने इतना टाइट कर दिया तो हवाई नहीं क्रॉस करे, तो ये चिलिंग की वजह से यानी कि ठंड की वजह से सर्दियों में भी तीसरे चौथे दिन आ सकता है। अब ये ब्राउन अंडे में क्या हो रहा है, कुछ अंडे जैसे ये व्हाइट अंडा दिख रहा है, या कुछ पेल दिख रहे हैं, कुछ डार्क दिख रहे हैं। इन दोनों अंडों में फर्क क्या है कि जो पेल है वो या तो वायरल इन्फेक्टेड है, उनको पता चल जाता है कितनी % गिरी हुई है प्रोडक्शन। अगर आपकी 15-20% गिरी है तो वायरल है, और अगर आपकी 5-7% गिरी हुई है तो फंगस की वजह से भी। ये एक्चुअली छिलका हीमोग्लोबिन से बनता है, तो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है, कोई अगर बर्ड में बीमारी है तो ये कॉमन है, इस तरीके के अंडे आते। ये फिर अगर अंडा आप तोड़ के देखो, आपकी प्रोडक्शन टूटी हुई है, मान लीजिए 20 से 25%, और अंडा तोड़ के देखिए और ये सारा पानी बन रहा है, तो वो IB की निशानी है। ये फिर विंग रॉट है जो चिकन एनीमिया के साथ आता है, और ये सारा पानी बन जाता है ऊपर, और ये सारे उसके ऊपर जख्म है, ये CAV बोलते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए हैचरियों में क्या होता है, जो आपकी आते ही मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। ये वीक हाई टेम्परेचर से चिक्स इतने कमजोर निकल रहे हैं कि वो अंडे से बाहर ही निकल रहे। ये पेस्टी वेंट है, ये बहुत सारे फार्मों में, कुछ एक ब्रीड्स में चलता है। ये 3 कारणों से होता है। एक तो साल्मोनेला यानी कि साल्मोनेला कीटाणु से, एक अगर उसकी आंतड़ियां ठीक नहीं है यानी कि गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो कोई ना कोई एंट्राइटिस है या कुछ है, या कोई टॉक्सिन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये कॉमन। और ये कुछ नस्लों में ज़्यादा है क्योंकि उनमें टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करने की पावर नहीं है, सारे नस्लों में नहीं ये होता। ये मैंने दिखाया हुआ है कि कई टॉक्सिन है, जैसे ऊस्पोरिन है, सिट्रिनिन है, वो घुटनों की सोजिश कर देते हैं, जैसे लगता है कि IBH आ गई, लेकिन वो IBH नहीं होती। ये चिक्स के आप देखिए डल है कैसे उसके बाल खड़े हैं, ये फेदरिंग प्रॉपर नहीं है, ये भी फंगस का केस है। ये देखिए अब ये गोली सी है पीछे, इसको काट के देखा तो एकदम लाल पड़ी। ये बरसा बोलते हैं इस गोली को। इसके ऊपर अगर जख्म आ जाए तो ये गंभीरों का निशानी। ये फिर विंग रॉट आ गया, सारे पंख गलने शुरू हो गए। ये कॉक में काफ़ी ज़्यादा आती है, और तकरीबन ये 35 दिन से लेके 80 दिन तक ये बीमारी चलती है, और 15 से लेके 70% तक मोर्टेलिटी है। इलाज में कुछ दवाइयाँ भी निकली हैं जिसमें लाइसोजोम नाम का एंजाइम होता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनमें ये लाइसोजोम मिलता है। इवन अंडे उबले हुए भी डाल दिए जाएँ तो भी इसको कुछ आराम मिलेगा, क्योंकि लाइसोजोम अंडों में भी है। ये इंटरसेप्शन की बीमारी बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। ये एक किस्म का आदमियों से मिलता जुलता हर्निया की तरह, जब आपके इंटेस्टाइन के ऊपर इंटेस्टाइन चढ़ेगी, और ये ब्रीडर मुर्गियाँ यानी कि जो पेरेंट मुर्गियों में ज़्यादा होती है। अगर मुर्गियों में ज़्यादा, इनकी आंतड़ियों में ज़्यादातर सोजिश रहे तो ये इंटरसेप्शन
केस निकलते हैं, बहुत कम निकलते हैं, यानी कि 0.5% पर मंथ ऐसे केस निकलेंगे। ये आपकी वेट पॉक्स है, वेट पॉक्स बोलते हैं गले की। ये देखिए पनीर की तरह वाइट आपका म्यूकस आ गया, बर्ड सांस लेने पे आता। ये फाउल पॉक्स की वैक्सीन लगाएं या पिजन पॉक्स की वैक्सीन लगाएं आपको 15 या 20 दिन में, तो ये बीमारी नहीं आती। ये हीट स्ट्रोक की निशानी है। जब बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक आता है तो ये काले रंग के पैचेज आ जाते हैं इसके ऊपर, तो ये हीट स्ट्रोक है। यह T2 टॉक्सिन है जो गले को या नीचे से टूट जाता है। इसकी चोंच खोल कर देखी जाए तो पस के धब्बे मिलेंगे इसके। ये एक नए तरीके की हमने फंगस देखी जो चावल को लंबा स्टॉक करते हैं, यानी कि अप्रैल से लेके अगर जुलाई तक का हम चावल का स्टॉक करें और उसके अंदर थोड़ा बहुत भूसी हो जाए, राइस दाना हो, तो ये टॉक्सिसिटी आती है और अंडे का जो जर्दी है वो हरे रंग की हो जाती है। ये है गलत डिब्रीकिंग और इसके बहुत सारे नुकसान हैं। पहली बात तो ये बर्ड जो है, डिब्रीकिंग क्या होनी चाहिए, जो नीचे वाला आपकी ये है क्या बोलते हैं, ये चोंच है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर वाली से ज्यादा होनी चाहिए। और ये जो काला इतना जला हुआ है ना, ये सिर्फ एक छोटी सी लाइन होनी चाहिए जहाँ पे डिब्रीकिंग करी है। ऐसे इतना एरिया नेक्रोसिस या जल गया है, ये इस तरीके की डिब्रीकिंग आपके 20-25 दिन बर्ड मरते ही रहेंगे, क्योंकि वो चोंच लगाएगा निप्पल में, तो निप्पल में पानी नहीं पी पाएगा, तो उसकी मोर्टेलिटी जो है 5% तक इस डिब्रीकिंग की वजह से हो जाती है। अब हम सोया लेते हैं, ये अगर आप लोग क्या करते हैं, ढेले पीस के डाल देते हैं। अगर आप इन ढेलों को थोड़ा सा तोड़ के देखें और इनकी स्मेल देखें तो उसके अंदर आपको ऑरेंज कलर का रंग मिलता है और स्मेल भी थोड़ी सी तीखी होती है। तो ये ओक्रोटॉक्सिन नाम के फंगस है जो कि इसमें काफी क्लोज है। तो ये जो अंडे हैं ये अधिकतर आईबी के हैं, जहाँ पे अंडे जैसे दिवाली में खिलौने होते हैं उसी तरीके के हो गए, टेढ़े मेढ़े हो गए, तो ये आईबी का निशानी है। ये अच्छी क्वालिटी की मक्खी जो है बिना काले दाने बिना कुछ होनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े फार्म है आजकल ग्रेडिंग मशीनें ला रहे हैं और ग्रेडिंग अंडे की कैसे कर रहे हैं उसके बारे में। ये मछली स्टोरी फार्म जो पंजाब के में कॉमन है, क्योंकि जमीनें बहुत महंगी हैं। ये मैन्योर रिमूवल हम पटा लगा देते हैं वो खींचने के लिए, तो वजह से तो उससे हम खाद को खींचते जाते हैं। सोलर सिस्टम आजकल कॉमन है। ये मैंने दिखाया है कि जो चिक्स है अगर ज़्यादा वाइट कलर का है तो उसको हीट लगी है, उसकी मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये रंग नॉर्मल चिक्स का नहीं है, हमारे को गोल्डन येलो कलर चाहिए। ये हमारा स्लेट है या स्क्रबर है जो हमारे ये डोरी से चलता है और खाद को सफाई करने में हेल्प करता है। इसे रोज के रोज स्क्रबर से खाद निकाल सकते हैं। ये एक हमारा स्पेस हीटर है जो 55,000 बर्ड्स को जितनी उसको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, लास्ट शेड के चाहे 300 फुट की शेड है उसमें टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। ये एक मशीन है जो कि अगर आपके पास छोटी मोटी हैचरी है या चिक्स का वेस्ट है उसको ये टेम्परेचर दे के कंपोस्ट बना देती है, तो थोड़ी कॉस्टली ज़्यादा है। ये मैन्योर का पैलेट बनाने की, अगर आपने अपनी खाद को पैलेट बना के अच्छे दाम पे बेचना है तो उसकी जो मशीन है, जो ये पुरानी स्लाइडर 9 लाख की आजकल 13-14 लाख की हो गई है, एक की मशीन। ये मक्खियों के अंडों की है कि रोज की रोज निकालें खाद में से। ये चावल की दाने की तरह ढेरे ढेरे नजर आते हैं और ये सारे के सारे मक्खियों के अंडे हैं। लार्वे ये सूंडियां बनती हैं जो घूमती रहती हैं मक्खियों की। लोग कहते हैं कीड़े आ गए, कीड़े नहीं होते, वो मक्खियों के लार्वे हैं। ये क्या करते हैं, हम शेड के अंदर थर्मोमीटर घुसेड़ देते हैं। उसको शेड का टेम्परेचर नवंबर से शुरू करते हैं और फरवरी मार्च तक देखते हैं। जैसे ही शेड इसका खाद का टेम्परेचर 30 से ऊपर जाता है तो इसके अंदर लार्वे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो हम उसका निरीक्षण करते रहते हैं कि लार्वा हो गया तो दवाई चालू करते हैं। ये प्यूपे हैं, यानी कि पहला स्टेज है लार्वा प्यूपा, और इसके बाद मक्खी बन के उग जाएगी। ये एक चूहा अगर फार्म पे है तो वो 9 रुपए की फीड खा जाता है,
तो यानी कि 9 रुपये का एक चूहा कॉस्ट करता है, तो वहाँ पे हमें एंटी रैट दवाइयाँ देनी चाहिए। ये दवाइयाँ हैं जिंक फॉस्फेट दे सकते हैं, बेकिंग सोडा दे सकते हैं, पीओपी जो छतों पे लगाते हैं वो भी दे सकते हैं। ये सारे रैट किलर हैं। ये कुछ मैंने दवाइयाँ बताई हैं, ये आपको भेजी जाएंगी इनको मारने के लिए, इनको मतलब कीटनाशक दवाइयाँ। क्रम्स वर्सेस मैश एंड गेम्स। क्रम्स तो अच्छे हैं ही, अगर एक दिन से इनको क्रम्स खिलाया जाए और लास्ट तक देखा जाए तो हमारे को जो बर्ड का 70 ग्राम का फर्क नजर आता है और ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी भी नजर आती है। बर्ड का जो है हमें स्टेलाइज भी है, तो मतलब कि हमें 7 से 8 अंडे फालतू मिलते हैं। अगर बर्ड को एक दिन से लेके 120 दिन तक क्रम्स खिलाई जाए तो 7 से 8 अंडे फालतू मान लीजिए, या 13 से 14 दिन पहले अंडा देना शुरू कर देता है। सीआरडी में भी क्रम ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरी जो फीड है उसमें आपका डीआरबी रहता है, पॉलिश रहता है, उसके चोंच पे चिपक जाता है और मुर्गी सांस लेने में दिक्कत करती है। क्रम्स की अगर आपने क्वालिटी देखनी है कि उसका मॉइस्चर जो है 10 से 12% से ज्यादा होगा तो जो चिक्स है उसको फीडरों में से इधर उधर चोंच मार के निकाल देगा। तो उनमें दूसरी चीज एक और देख जाती, जब भूरा आता है किसी भी कंपनी का, उसमें क्रम्स है या पहले तो उसमें 5% यानी कि अगर एक किलो आपका वो फीड है उसमें 5% से कम आपका 5% तो उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर खन्ना, जो डॉक्टर खन्ना जी ने आप सबको बताया। पूरी एक तरीके से मैं कहूँगा कि एवरीथिंग अबाउट द पोल्ट्री डिजीजेस, सारी पोल्ट्री की डिजीजेस के बारे में बताया और उनके कैसे आप पहचान कर सकते हैं अपने फार्म में, उनको पूरा विजुअल्स दिखा के आपको बताया। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और आभारी हूँ डॉक्टर खन्ना साहब का, जो अपने कीमती समय से समय निकालकर इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। धन्यवाद। मैं जो चाहता था, ये एक्चुअली जो मेरे पास मटेरियल था मैंने फील्ड से कलेक्ट किया हुआ है, अलग अलग राज्यों से कलेक्ट किया हुआ है, तो मेरे हाथ के कैमरे से खींची हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा या आपके लिए मैं ठीक तरह से आपको नॉलेज नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसमें एक एक लाइन के पीछे 10-10 लाइन है। तो ये 3-4 घंटे का जो है वो प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊं, तो उसको हम पार्ट्स में फिर दोबारा से इनकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है और कैसे कर सकते हैं, प्लस आपके क्वेश्चन आंसर अगली सीढ़ी में हम आपसे बात करें। जी, ये जैसा कि डॉक्टर खन्ना जी ने बताया कि रैप अप करना होता तो बहुत जल्दी इसको किया जा सकता था, लेकिन डॉक्टर खन्ना साहब चाहते हैं कि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे, तो इसके डिजीज और इसके प्रिवेंशंस वगैरह हम अगली वीडियो में आप सबके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्योप न्यूज़ को तमाम ऐसी पोल्ट्री से जुड़ी जानकारी के लिए एग्योप न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। धन्यवाद।